आज हम लोग बात करेंगे एजिंग के बारे में। बेसिक इंट्रोडक्शन। इसमें इन्वॉल्व होगा डेफिनेशन, सेलुलर एंड मॉलिकुलर मैकेनिज्म, टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल चेंजेस, थ्योरीज ऑफ एजिंग, इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड इंटरवेंशंस एंड रिसर्च। डेफिनेशन। तो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं उम्र में, हमारे शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं। स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिससे रिंकल्स आने लगते हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं और बाल गिरने का रिस्क बढ़ जाता है। हड्डियाँ कम मजबूत हो जाती है, इसलिए फ्रैक्चर्स का खतरा बढ़ जाता है। आंखों की रोशनी कम हो सकती है, इसलिए चश्मा लगाना ज़रूरी हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे वेट गेन का रिस्क बढ़ जाता है। फिर इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है, इसलिए बेहतर ख्याल रखना ज़रूरी हो जाता है। अब रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छी डाइट एजिंग के असर को कम करने में मदद करती है। तो अगर हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, एजिंग refers to the gradual and irreversible process of physiological and structural changes in an organism over time. इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि दैट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड multifaceted phenomenon involving a decline in cellular and tissue functions. अब हम बात करते हैं सेलुलर एंड मॉलिकुलर मैकेनिज्म के बारे में। इसमें पहले हम लोग देखते हैं टीलोमेयर शॉर्टनिंग। तो टीलोमेयर शॉर्टनिंग में हम लोग क्या देखेंगे कि टीलोमेयर जो होता है हमारे क्रोमोसोम्स के एंड में प्रेजेंट होता है, जैसे कि प्रोटेक्टिव कैप्स की तरह। अगर हम लोग ये सेल देखें, सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स के जो एंड पार्ट होता है यहाँ पर टीलोमेयर प्रेजेंट होता है। टीलोमेयर जो होता है, हर बार जब सेल डिवाइड होता है तो टीलोमेयर थोड़े से कम हो जाते हैं। इस प्रोसेस में को सेल डिवीजन के टाइम पर रेप्लिकेशन कहते हैं। जब टीलोमेयर बहुत छोटे हो जाते हैं तब सेल डिवाइड नहीं हो सकता और एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये प्रोसेस हमारे बॉडी के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जैसे जैसे सेल डिवाइड होती है टीलोमेयर्स कम हो जाते हैं। टीलोमेयर शॉर्टनिंग से लिंक्ड है एजिंग और एज रिलेटेड डिजीज़ के रिस्क बढ़ना। तो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि टीलोमेयर लेंथ को मेंटेन कैसे किया जा सकता है ताकि एजिंग प्रोसेस स्लो हो सके। इसमें हम लोग लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन के बारे में। माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के अंदर स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। हमारे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो कि एटीपी प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो ये एनर्जी प्रोडक्शन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया सही तरह से काम नहीं करता है और एनर्जी प्रोडक्शन में कमी हो जाती है। इसके रिजल्ट में सेल्स को रिक्वायर्ड एनर्जी मिल नहीं पाती, जिससे ओवरऑल बॉडी फंक्शन में डिस्टर्बेंस होने लगता है। एजिंग के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन लिंक्ड है काफ़ी सारे एज रिलेटेड डिजीजेस से, जैसे कि न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर्स और हार्ट डिजीज़ के साथ काफ़ी, जैसे फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन को बढ़ा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल से माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ को भी मेंटेन किया जा सकता है। रिसर्च ऑनगोइंग है अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे हम लोग इसे माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन को ट्रीट किया जा सकता है।
अगर हम लिखना चाहें तो माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन में हम लिख सकते हैं नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं सेलुलर सेनेसेंस के बारे में। जब कोई सेल कंप्लीट साइकिल ऑफ डिवीजन नहीं कर सकता या फिर उसके डिवीजन स्लो हो जाती है तब उसे सेनेसेंस स्टेज कहा जाता है। सेनेसेंस सेल नॉर्मली एजिंग प्रोसेस का हिस्सा होता है। ये डैमेज्ड या ओल्ड सेल्स होते हैं। इन सेल्स में नॉर्मल फंक्शनिंग कम हो जाती है और वो सिक्रीशन करते हैं जो इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज को बढ़ा सकते हैं। सेनेसेंट सेल्स एक्यूमुलेट होते जाते हैं और इससे रिलेटेड एज रिलेटेड डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। इन सेल्स का एक्यूमुलेशन काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज जैसे कि आर्थराइटिस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और कैंसर से जोड़ा जा सकता है। साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं कि सेलुलर सेनेसेंस को कैसे टारगेट किया जा सकता है ताकि एजिंग प्रोसेस और रिलेटेड डिजीजेस को कम किया जा सके। एंटीऑक्सीडेंट्स या फिर रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट इसमें काफ़ी मदद कर सकती है। तो अगर हम इसमें लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं अब हम बात करते हैं टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल चेंजेस के बारे में। इसमें हम पहले देखते हैं डिक्लाइन इन ऑर्गन फंक्शंस। तो हर ऑर्गन का अपना स्पेसिफिक रोल होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो अपना काम में कम एफिशिएंट होने लगता है। दिल का पंपिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो सकती है जिससे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। या किडनी को देख सकते हैं, किडनी का फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्लो हो सकता है जिसकी वजह से जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी में एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं। लिवर को हम देख सकते हैं कि लिवर की एबिलिटी टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करने में कम होने लग जाती है। जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है जिससे आर्थराइटिस और जॉइंट पेन होने का खतरा बढ़ जाता है। फिर इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है जिससे कि इन्फेक्शंस का ज़्यादा खतरा हो सकता है। फिर हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे कि मेमोरी और कंसंट्रेशन में भी कमी आ सकती है। रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छी डाइट और हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करके हम डिक्लाइन को कम कर सकते हैं, लेकिन उम्र के साथ ये नेचुरल प्रोसेस होता ही है। इसमें अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉस ऑफ टिश्यू होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि टिश्यूज अपने नॉर्मल फंक्शंस को मेंटेन करते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के कारण ये बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। सेल्स का टर्नओवर स्लो हो जाता है जिससे डैमेज सेल्स को रिप्लेस करने में टाइम लगता है। इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है जिससे टिश्यू में स्वेलिंग और डैमेज हो सकता है। कोलेजन्स और इलास्टिन प्रोडक्शन में भी कमी आती है जिससे स्किन इलास्टिसिटी और स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। बोन डेंसिटी कम हो सकती है जिससे फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ जाता है। टिश्यूज़ के रीजनरेशन कैपेसिटी में भी कमी आती है जिससे हीलिंग प्रोसेस स्लो हो सकता है। ऑर्गन सिस्टम का कोऑर्डिनेशन में भी कमी आती है जिससे ओवरऑल बॉडी फंक्शंस में डिस्ट्रप्शन होता है। अच्छी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर मेडिकल केयर से टिश्यू होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन एजिंग के नेचुरल प्रोसेस को कम्प्लीटली प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। तो इसमें अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं थ्योरीज़ ऑफ एजिंग के बारे में। थ्योरीज़ ऑफ एजिंग में मैंने सिर्फ 2 थ्योरीज़ यहाँ पे इंक्लूड करी है, पर नेक्स्ट वीडियोस में मैं काफ़ी सारे थ्योरीज़ के बारे में बात करूँगी। तो पहली थ्योरी जो मैंने यहाँ पे ली है वो है प्रोग्राम्ड एजिंग थ्योरी। तो प्रोग्राम एजिंग थ्योरी सजेस्ट करती है कि एजिंग जो है वो जेनेटिकली प्रोग्राम प्रोसेस का एक रिजल्ट है जो कि टाइम के साथ अनफोल्ड होता है। ये थ्योरीज़ कहती हैं कि हमारे जीन्स में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमारी उम्र को रेगुलेट करती है। एक थ्योरी के मुताबिक
हमारे जीन्स में एक एजिंग प्रोग्राम होता है जो स्पेसिफिक एज पर एक्टिवेट होता है और एजिंग प्रोसेस को स्टार्ट करता है। इसमें ये कहा जाता है कि जीन्स हमारे डेवलपमेंट के दौरान एक्टिवेट होते हैं, लेकिन जब हमारा रिप्रोडक्टिव फेज़ ख़त्म हो जाता है तो जीन्स एजिंग प्रोसेस को शुरू करते हैं। ये थ्योरीज कहती हैं कि एजिंग एक एवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी है जो पॉपुलेशन को रेगुलेट करने में मदद करता है। इसमें यह भी कंसिडर होता है कि एजिंग से ओल्डर जनरेशन अपने रिसोर्सेज को यंगर जनरेशन के लिए फ्री करते हैं। हाउएवर, प्रोग्राम्ड एजिंग थ्योरी पर डिबेट है और कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि एजिंग मोस्टली इज अ रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड डैमेज एंड नॉट अ प्रोग्राम्ड इवेंट। रिसर्च आज के टाइम पर भी चल रही है बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए कि जेनेटिक फैक्टर्स और मैकेनिज्म क्या है एजिंग के पीछे। इसमें अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं डैमेज एक्यूमुलेशन थ्योरी। तो डैमेज एक्यूमुलेशन थ्योरी कहती है कि एजिंग मेनली एक प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी में डैमेज एक्यूमुलेट होता है और इससे हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ का परफॉर्मेंस जो है धीरे धीरे कमज़ोर होता है। जब हमारे सेल्स डिवाइड होते हैं या फिर हमें किसी एनवायरमेंटल स्ट्रेस या रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं तो डैमेज होता है, जिसे एक्यूमुलेट होने से एजिंग होती है। फ्री रेडिकल्स जो कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में डैमेज क्रिएट करते हैं, एजिंग को एक्सेलरेट करते हैं। इस थ्योरी के अनुसार हमारे डीएनए, प्रोटीन और लिपिड में ओवर टाइम डैमेज एक्यूमुलेट होता है जिसे रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। सेलुलर फंक्शंस स्लो हो जाते हैं क्योंकि डैमेज सेल अपने नॉर्मल फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। इस थ्योरी के सपोर्ट करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो उनका कहना है कि अगर हम डैमेज को कंट्रोल करना सीखें तो एजिंग प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट शामिल होता है इस डैमेज एक्यूमुलेशन को कम करने में मदद करते हैं। लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि रिसर्च और स्टडी कंटिन्यू रहे ताकि हम एजिंग प्रोसेस को और भी बेहतर तरीके से समझ सकें और इफ़ेक्टिव इंटरवेंशंस डेवलप किए जा सकें। तो इसमें अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में। उम्र बढ़ने के असर जो है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी पर होता है और इसका स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे बॉडी के चेंजेस को समझने में मदद करता है। जब हम बढ़ते हैं हमारे सेल्स का टर्नओवर स्लो हो जाता है और नया सेल बनने में टाइम लगता है। इससे हमारी बॉडी के टिश्यूज़ और ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में चेंजेस आने लगते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में फोकस होता है कि कैसे सेल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं और उनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है। उम्र बढ़ने से ये प्रोसेसेस में वेरिएशंस आते हैं। एजिंग के साथ स्टेम सेल्स एक्टिविटी में कमी आती है जिससे रीजनरेशन कैपेसिटी कम हो जाती है। हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जैसे कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स में डिक्रीज जो डेवलपमेंटल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। उम्र बढ़ने से डीएनए डैमेज एक्यूमुलेट होता है जिससे सेल डिवीजन और डिफ्रेंसिएशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग से हम एज रिलेटेड डिजीज़ को बेटर ट्रीट कर सकते हैं और इंटरवेंशंस डेवलप कर सकते हैं। रिसर्चर्स स्टडी कर रहे हैं कि कैसे हम एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं और डेवलपमेंटल बायोलॉजी की इंसाइट्स से इस पर फोकस हो रहा है। अगर हम लोग इसमें लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटरवेंशंस एंड रिसर्च के बारे में। एजिंग को स्लो करने के लिए और हेल्थ स्पैन को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे इंटरवेंशंस और रिसर्च चल रही हैं। डाइट जो है वो काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करता है और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स खाने से फ्री रेडिकल से लड़ाई की जा सकती है।
रेगुलर एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है, जो नॉट ओनली फिज़िकल हेल्थ इम्प्रूव करता है बल्कि मेंटल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। कैलोरिक रिस्ट्रिक्शंस जो है यानी कि कंट्रोल्ड कैलोरिक इंटेक्स जो है एक इंटरवेंशन है जिससे स्टडीज़ में एजिंग प्रोसेस को स्लो करने में पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई दिया गया है। सम रिसर्चर्स आर स्टिल एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल ऑफ जेनेटिक इंटरवेंशंस जिसमें स्पेसिफिक जीन्स को मैनिपुलेट करके एजिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस भी फोकस कर रहे हैं इस एरिया पर, जिसमें एंटी एजिंग ड्रग की डेवलपमेंट और टेस्टिंग शामिल है। स्टेम सेल थेरेपी भी एक एवेन्यू है जिसमें डैमेज या ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए स्टेम सेल का यूज़ किया जा सकता है। रिसर्च में एम्फेसिस है कि अंडरस्टैंडिंग द मॉलिकुलर एंड सेलुलर मैकेनिज्म बिहाइंड एजिंग टू डेवलप टारगेटेड इंटरवेंशंस। साइंटिस्ट ग्लोबली कोलैबोरेट कर रहे हैं फाइंडिंग्स को शेयर करने के लिए और जो भी उन्होंने एडवांसेस किए हैं अब तक एजिंग को समझने के लिए, सो दैट दे कैन एम फॉर इफेक्टिव एंड सेफर इंटरवेंशंस। डिस्पाइट द प्रोग्रेस हमारे पास अभी पूरी तरह से इफेक्टिव एंटी एजिंग ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन रिसर्च कंटिन्यूज टू पेव द वे फॉर पोटेंशियल ब्रेक थ्रूज। तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम इसमें लिख सकते हैं आज के लिए हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कॉजेज़ ऑफ एजिंग।